वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि आपका फिजिक्स का टॉपिक है क्लास 10th का सीबीएसई एनसीईआरटी क्विक रिवीजन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है क्लास 10th के लिए, उसमें ये अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते आए। ह्यूमन आई आप जब देख रहे हैं, इसमें एक आई लेंस है जो कि क्रिस्टलाइन लेंस। आई के दोनों तरफ, एक तरफ एक्वस ह्यूमर है फ्रंट में, और जो अंदर की साइड है वो विट्रिस ह्यूमर। इसमें प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स विच आर होल्डिंग दिस लेंस, रेटिना जो लाइट सेंसिटिव सेल्स रोड्स और कोन्स से बनी हुई है, और ऑप्टिक नर्व जो मैसेज आई से ब्रेन तक ले जाती है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन आई जो है एक सेंस ऑर्गन है विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। और ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, कैमरे की तरह है ये। इसमें लेंस जो है वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जो कि रेटिना, हमने भी बात की, रेटिना पर इमेज बनाता है लेंस। और जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। जो आईबॉल है इसका साइज ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर का होता है, स्फेरिकल शेप है ऑलमोस्ट ये। और लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, जो कि फ्रंट में हमने देखा अभी कॉर्निया, कॉर्नियल पार्ट से, जो कॉर्निया है आई का फ्रंट में, इस कॉर्निया से जो है लाइट एंटर करती है। और बिहाइंड दिस कॉर्निया इज ए मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आइरिस। आइरिस जो है इस कॉर्निया के बिहाइंड है, जो कि प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। और प्यूपिल क्या करता है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। So behind the cornea is muscular diaphragm called iris, which has an opening called pupil, and the pupil controls the amount of light entering the eye. ठीक है, ये हमने बात की। अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कंट्रोल कौन करता है? प्यूपिल। जब हम बहुत ज़्यादा लाइट में होते हैं तो प्यूपिल स्मॉल हो जाता है, जब हम डार्कनेस में होते हैं यानी लाइट कम होती है तो ये प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, द आई लेंस हेल्प्स टू फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। द सिलियरी मसल्स हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। यानी सिलियरी मसल्स जो है वो आई लेंस का कर्वेचर जो है एडजस्ट करने में यानी चेंज करने में रोल प्ले करता है, जिससे कि फोकल लेंथ चेंज हो। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, जैसे अभी हमने बात की, जो आई लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की ऑन द रेटिना। और जो रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि रोड्स और कोन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इन मैसेजेस को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेजते हैं। और ब्रेन प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को, एंड देन वी सी द ऑब्जेक्ट एज इट इज। जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी वो हमें दिखाता है। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर, स्मॉल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि आई का साइज बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जो ब्रेन है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जितनी, जैसी साइज, जैसा कलर, शेप है ऑब्जेक्ट का, वैसा ही हमें वो दिखाती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। एकोमोडेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ जो है एडजस्ट करता है सिलियरी मसल्स, जो कि लेंस के फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करके हमारे को पास की और दूर की दोनों चीज़ों को इजीली दिखा पाता है, जिससे कि, तो यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो आई की है वो बिकॉज ऑफ दी फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी मसल्स है। ठीक है, तो आई लेंस है वो कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज्ड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। ये मैंने बात की, जो कर्वेचर है इसका वो सिलियरी मसल्स द्वारा चेंज किया जा सकता है आई लेंस का। और द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। जो आई लेंस का कर्वेचर है यानी इसका जो कर्व है कितना ज़्यादा या कम है, उससे इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। एंड द मसल्स आर रिलैक्स, द लेंस बिकम्स थिन। अब सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होती हैं तो मसल्स, जो लेंस है वो थिन होता है, और उसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं, सिलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस जो है वो मोटा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो यानी कि हमें जब डिक्रीज करनी है तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब फोकल लेंथ इंक्रीज करनी है तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। तो इस तरह से पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो हो जाता है।
कि हम दूर की और पास की चीज़ें बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में पास और दूर की चीज़ें हम देख पाते हैं। फिर नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। अब नियर पॉइंट क्या है? नियर पॉइंट मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो डिस्टेंस है हमारी आई से जिस जहां तक हम बिल्कुल इजीली हम देख पाए, उससे क्लोज ले तो हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ता है, और दैट इज नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट ऑफ एन आई फॉर नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट जैसे नाम से पता चल रहा है, फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज द फार पॉइंट ऑफ द आई, एंड फॉर नॉर्मल आई इट इज इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट जो है वो फारदेस्ट डिस्टेंस है आई से जहां तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है, और जो फार पॉइंट ऑफ आई है वो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है, वी कैन सी फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। नेक्स्ट, जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हैं हमारी ह्यूमन आई में, जो डिफेक्ट हैं उनको हम कैसे, कौन कौन से डिफेक्ट हैं, कैसे उनका रीज़न क्या है, उसको करेक्शन कैसे किया जाता है, ये बात कर लेते हैं। तो जैसे दो तरह के डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मेनली, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया जो है इट इज़ आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मतलब मायोपिया में हम क्या करते हैं, हम इस डिफेक्ट में जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है बट कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, और इसका रीजंस क्या है? इट हैज टू रीजंस, इंक्रीज इन कर्वेचर और डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आईलेंस। या तो हम कह देंगे कर्वेचर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गए कर्वेचर की वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है आईलेंस की, दोनों एक ही बात है, या तो आप इंक्रीज इन कर्वेचर लिखें या डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है, आईलेंस का एक कर्वेचर इंक्रीज या डिक्रीज इन फोकल लेंथ एक रीजन है, और दूसरा इंक्रीज इन साइज ऑफ द आई बॉल, जो साइज है आई बॉल का वो इंक्रीज हो जाए। तो इससे क्या है, जैसे ये आप मायोपिक आई देख रहे हैं डायग्राम, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आ रही है वो जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है हमारा आई का लेंस, उससे कन्वर्ज होकर रेटिना से पहले ही मीट कर जाती हैं, यानी इमेज जो है बिफोर रेटिना बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है वो ब्लर दिखती है, क्लियर नहीं दिखती। ठीक है, तो ये मायोपिक आई है, और इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जो कि पहले से ही जो रेज आ रही हैं उनको डाइवर्ज करके देता है, और ये डाइवर्जन कितना करेगा, जितना, जिससे कि हमारी जो लाइट है वो रेटिना पर फोकस हो जाए। ठीक है, तो इससे हमें पावर का पता चलता है। ठीक है, तो जितना डाइवर्जन चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू आई, लाइट जब एंटर करे आई से उससे पहले कितना डाइवर्जन चाहिए ताकि लाइट जो है रेटिना पर बने, उस तरह से हम डिफरेंट पावर के कॉनकेव लेंसेज से मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है सीबीएसई में, बोर्ड में। तो इसमें मायोपिक आई, इसका करेक्शन, उसके कॉज, और व्हाट इज मायोपिया, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या है कि दूर की चीजों को हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियर नहीं देखी जा सकती। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें जो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या बता रहा है कि ये जो नियर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, यानी 25 सेंटीमीटर मान लीजिए, 25 सेंटीमीटर से जो लाइट आ रही है वो रेटिना से पीछे मीट कर रही है। ठीक है, रेटिना से पहले नहीं, रेटिना के बाद में मीट कर रही है, यानी आई से बाहर जाके मीट कर रही है, तो अगेन जो है इमेज ब्लर दिखती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यानी क्या होता क्या एक्चुअल में, नॉर्मल पॉइंट जो है, जो नियर पॉइंट है आई का, वो शिफ्ट हो जाता है अवे फ्रॉम द आई। ठीक, तो इसलिए आपने देखा ओल्ड एज के लोगों में, जैसे मेनली 40+ के लोगों में हाइपरमेट्रोपिया ज़्यादा होता है, मायोपिया यंग पॉपुलेशन में कॉमन है। तो इसमें लोगों को आपने देखा अखबार पढ़ते समय आई से वो दूर करते हैं ज़्यादा न्यूज़पेपर को, क्योंकि उनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे ज़्यादा हो गया, 30 हो गया है या 35 सेंटीमीटर। तो वहाँ अगर देखते हैं तो उसकी रेटिना पे इमेज बनता है। ठीक है, तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई हो गया। अब इसके करेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा, जो कि पहले से ही रेज को कन्वर्ज करके दे, क्योंकि लाइट जो है रेटिना के बाद मीट हो रही है, तो ऐसा इतना कन्वर्ज करके दे कि वो रेटिना पे मीट हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम बनाना है और उसका करेक्शन का डायग्राम बनाना है। लेंस को लेबल कर देना, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया का कॉजेज क्या है, दो रीजन है इसके, डिक्रीज इन कर्वेचर और इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो है साइज उसका कम हो गया, उसकी वजह से इमेज रेटिना पे ही बन रहा था बाई चांस लेंस की वजह से, लेकिन वो बाद में बन पा रहा है।
ड्यू टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। ठीक, और इसी तरह ये करेक्शन का लिख भी देना, डायग्राम बना देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है ओल्ड एज लोगों में होता है, जिसमें मेनली दोनों ही टाइप के यानी मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक दोनों ही तरह के जो डिफेक्ट होते हैं इसमें। इस डिफेक्ट में जो लोग हैं वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट। और इसका रीजन क्या है? वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलेंस। आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। तो इसको कॉन्वेक्स लेंस से क्योर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ मैंने अभी जैसे बात की, मोस्टली जो प्रेस बायोपिया है उसमें दोनों ही तरह के डिफेक्ट यानी नियर विजन और फार विजन दोनों ही डिफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए बाइफोकल लेंस, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं। जो अपर पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है फॉर करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन यानी कि मायोपिक विजन के लिए, एंड लोअर विजन जो लोअर पार्ट है लेंस का वो कॉन्वेक्स होता है फॉर द करेक्शन ऑफ द नियर विजन, दैट इज हाइपरमेट्रोपिक। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब आप ये देखें ग्लास प्रिज्म है जिसमें अ, हम अभी साथ साथ देखें, क्लिक करके साथ में बताता हूँ। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो कि लेंस पे ये इस पे प्रिज्म पे फॉल हो रही है। तो इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं डॉटेड लाइन से। ये इस तरह जानी चाहिए लेकिन ये जाती नहीं है, ये एक्चुअल में रिफ्रैक्ट होती है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, बैंड हो गई अंदर। अगेन जब ये वापस बाहर निकलती है तो ये एमरजेंट रे कहलाती है, ठीक है। एमरजेंट रे जो एमर्ज हो रही है दूसरी तरफ से, तो यानी दो जगह इसमें रिफ्रैक्शन हुआ। एक जगह जब ये एंटर हुई और दूसरी जगह जब एग्जिट हुई, ठीक है। और इसको भी हम एमरजेंट रे को भी पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं। बात करें नॉर्मल, नॉर्मल जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या इंसिडेंट रे है वहां पर नॉर्मल है। उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, जिसको आई से डिनोट किया गया। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इसी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे इसके बीच का जो एंगल है इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है। और इसी तरह एंगल जो नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच का एंगल है उसको कहेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस, इसको ई से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल ई, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई एंगल ऑफ एमरजेंस। एमरजेंस वाला एंगल भी वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा इसको अलग से ध्यान रखें कि एमरजेंट रे और अंदर का रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों अलग अलग नाम से जाने, ताकि हमें एक्चुअल में पता चल जाए। फिर ये एंगल ऑफ डेविएशन जो कि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे कि दोनों को जो प्रोड्यूस किया जाए, है ना। इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली ऐसे जाती और ये एमरजेंट रे है, इन दोनों के बीच को, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एमरजेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब ये आपने फिनोमेना डिस्पर्सन का पढ़ा ही होगा कि जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट की बीम फॉल होती है तो वो इस 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है वॉयलेट की और सबसे कम बेंडिंग होती है रेड लाइट की। तो इसमें इसको हम विबग्योर एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और ये यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं व्हाइट लाइट के। और डिस्पर्सन है क्या? डिस्पर्सन इज ए फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक। जो व्हाइट लाइट है उसका उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाना, स्प्लिट हो जाना, उसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक। और डिस्पर्सन में आप ध्यान रखेंगे वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा बेंट होगा और रेड लाइट जो है लीस्ट बेंट होगा। अब अगेन रिकम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस व्हाइट लाइट अगेन। अगर एक जो हम देख रहे हैं डायग्राम, इसमें एक प्रिज्म है, उससे लाइट जा रही है व्हाइट और वो स्प्लिट हो रही है विबग्योर में, यानी कि जो वॉयलेट से लेकर रेड तक के जो कलर है उसमें स्प्लिट हो रही है। उसके दूसरे ऑपोजिट फेस में यानी एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, उससे ये लाइट एंटर होकर दूसरी तरफ व्हाइट लाइट की फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। तो ये रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम अगेन प्रोड्यूसेस द व्हाइट लाइट, ठीक है। फिर रेनबो फॉर्मेशन की बात करें तो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? एक्चुअल में रेनबो जो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है व्हाइट लाइट का ही, जो कि स्काई में जो आफ्टर सोवर यानी बारिश के बाद देखा जाता है।
तो इसका कॉज क्या है? डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में हैं आफ्टर शॉवर, उन वाटर ड्रॉपलेट्स द्वारा सनलाइट का डिस्पर्सन होता है, ठीक है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एक तरह से स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, और they refract refract and disperse the sunlight and reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। ये आप डायग्राम देखें, सनलाइट आ रही है, इसमें इस रिफ्रैक्शन हुआ, फिर डिस्पर्स हुआ, है ना, रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स होके अलग अलग कलर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक हो गई, फिर यहाँ अंदर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर अगेन यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में रेनबो हमें दिखाई देता है। ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स वी सी द रेनबो कलर्स। तो ये फिनोमेना अपने को ध्यान रखना है। इसमें डिस्पर्सन में कौन कौन से फिनोमेना आ गए, एक साथ में रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है, और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ आर देयर अलोंग विद द डिस्पर्सन। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? एटमॉस्फेयर के कारण जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एटमॉस्फेयर का वो डिफरेंट है, डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में चेंज की वजह से जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस देन द कूल एयर बिलो। जो अर्थ सरफेस के पास में एयर है वो कूल है और जो ऊपर है वो हॉट है, ठीक है। इसमें चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, लेकिन नॉर्मली हम देखें तो जब नाइट में बात करें तो जो ऊपर की एयर है वो हॉट है और नीचे की एयर है वो थोड़ी कूल है। तो सो द लाइट जो है वो ग्रेजुअली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस तरह से हमारे जो एक्चुअल पोजीशन है उससे डिफरेंट अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है, दिस फिनोमेना इज मेनली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही ट्विंकलिंग का कारण है। The twinkling of stars due to atmospheric refraction of starlight and due to changing the position of the stars and the movement of the layers of the atmosphere। एटमॉस्फेयर की लेयर्स भी मूव कर रही हैं, स्टार भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी है। तो सब कुछ मिलजुल कर ये ट्विंकलिंग शो करता है। तो सो द लाइट फ्रॉम द स्टार इज समटाइम्स ब्राइटर एंड समटाइम्स फेंटर एंड इट अपीयर्स टू ट्विंकल, ठीक है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ब्राइटनेस और फेंटनेस की वजह से ट्विंकलिंग अपीयर होती है। और प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो इसका भी आप ध्यान दें, प्लैनेट्स जो हैं वो तो बहुत क्लोज हैं अर्थ के और स्टार्स बहुत दूर हैं। तो स्टार्स का जो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ड्यू टू देयर फार्दर डिस्टेंस, है ना, दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और प्लैनेट्स जो हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस के पास हैं तो दे आर एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, दे बिहेव एज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है यानी स्टार, तो उसकी लाइट तो ट्विंकल करेगी जैसे अपने ऊपर बात की, लेकिन जो प्लैनेट है वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, यानी बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन है। तो एक टाइम में आधे पॉइंट से लाइट आ रही है, दूसरे अनदर टाइम एक सेकंड बाद ही माने तो आधे दूसरे लाइट आ रही है, आधे से नहीं आ रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग, ठीक है, दैट्स वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो इसमें डिस्टेंस की बात करनी है और पॉइंट्स और एक्सटेंडेड सोर्स की बात करनी है, हाँ बता देंगे आप तो हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का भी रीजन जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो सनराइज है वो 2 मिनट्स अर्लियर हो जाता है, और सनसेट के होने के बाद भी 2 मिनट्स बाद भी सनराइज हमें मतलब सन हमें हॉरिजन से ऊपर दिखता है, ठीक है। तो दिस एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब हॉरिजन के नियर होता है सनराइज और सनसेट के समय सन, तो डिस्टेंस जो है मूव्ड बाय द लाइट इज मोर, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसकी वजह से होता है। तो हमें इसके अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन में डिफरेंस नजर आता है। जैसे हमने स्टार्स के बारे में बात की थी, अपरेंट और एक्चुअल पोजीशन। तो एक्चुअल में जैसे यहाँ पर देखें, ये ऑब्जर्वर देख रहा है हॉरिजन है ये, और इस हॉरिजन से नीचे सन चला गया है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कंटिन्यूसली लाइट जो है बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और ऑब्जर्वर की आंखों में आएगी। तो एक्चुअल में सन जो है यहाँ हॉरिजन से नीचे है, लेकिन वो दिखाई वहां देगा, तो अपियर होगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो सन आफ्टर सेटिंग 2 मिनट्स बाद भी दिखाई देता है, और
2 मिनट अर्लियर ड्यूरिंग द मॉर्निंग। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 4 मिनट का टाइम बढ़ जाता है डे का, यानी सन लाइट का, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? इसमें एक ध्यान रखें, टिंडाल इफेक्ट। ये टिंडाल इफेक्ट क्या है? जब लाइट किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से पास होती है तो जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स। ठीक है, इसी को टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। और स्कैटरिंग इफेक्ट है क्या वैसे, कि कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर लाइट गिर रही है तो वो उस लाइट को स्कैटर कर देता है चारों तरफ। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट है, डस्ट है, स्मोक है। तो जब सनलाइट पास होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सब विजिबल होते हैं ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। और लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स। एक्चुअल में लाइट विजिबल नहीं होती, लेकिन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल्स लाइट बिकम्स विजिबल, है ना। और कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अगर स्कैटरिंग पार्टिकल बहुत छोटे हैं तो दे स्कैटर ब्लू लाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी फाइन पार्टिकल्स जो है दे स्कैटर ब्लू लाइट, और लार्जर पार्टिकल्स स्कैटर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो इसी के एक्सप्लेन हम इसको भी कर सकते हैं कि वाई इज द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। ठीक है, जैसे फाइन पार्टिकल्स हमने एटमॉस्फेयर में बात की जो है स्मॉल साइज की वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर जो है, जैसे यहाँ एयर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल जो भी, वो विजिबल लाइट की स्मॉलर वेवलेंथ लाइट यानी ब्लू कलर की लाइट है ना, दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट विच हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लाइट है। सो रेड की लॉन्गर है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। When sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the atmosphere scatter the blue color more strongly than the red and the sky appears blue। ठीक है, तो उसकी स्कैटरिंग जो है ब्लू लाइट की ज्यादा होती है, और ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से जो ब्लू लाइट है वही हमारी आंखों में पहुंचती है, जिसकी वजह से हम ब्लू कलर ही देख पाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये भी ध्यान रखें, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट बी एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द स्काई वुड अपीयर डार्क। अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें जो स्काई है वो एकदम डार्क दिखता। ठीक है, और तो यानी हम कहें कि एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो डार्क दिखता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स बहुत ऊपर हैं एटमॉस्फेयर से भी बाहर, तो वहां उनको स्काई डार्क दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप विद इन 20 to 22 minutes यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।